नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है मुद्दों की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हमारे बीच समाज सेवी सालू सैनी जी हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। सालू जी, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आईपा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि सभी की समस्याओं को इस तरीके से उठाते हैं और सभी की बात देश भर में पहुँचाते हैं। आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद। सालू जी, हम सबसे पहले एक ही सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार जो है क्षेत्र में समाज सेवा करती आ रही हैं। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? जी, मेरा नाम क्रांतिकारी सालू सैनी है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। मेरे दिन की शुरुआत हमेशा 4:30 और 5 बजे के बीच हो जाती है। 5:30 से पहले मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। उसके बाद उठकर मैं 2 घंटे कम से कम अपने आप पे खर्च करती हूँ, क्योंकि जिनके दिन की शुरुआत अपने लिए 2 घंटे निकलते हैं वो शाम तक ना थकान में रहते हैं और ना उनकी एनर्जी कोई डाउन होती है। तो सबसे पहले मेरा 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक और 1 घंटे की एक्सरसाइज रहती है, ताकि मैं शाम तक अपने आप को एक्टिवेट रख पाऊँ, मोटिवेट रख पाऊँ। इसलिए मेरा 2 घंटे देना अपने आप को बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए मैं जल्दी बिस्तर छोड़ देती हूँ। आप कैसी समाज सेवा करते हैं? मेरी समाज सेवा, यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं समाज सेविका कभी अपने नाम के आगे नहीं लगाती। मेरे नाम के आगे क्रांतिकारी सालू सैनी लगता है, और क्रांतिकारी का मतलब होता है क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाना। मेरे विचार क्रांतिकारी हैं और मैं जन जन तक ये आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हर महिलाओं को, अपने देश की हर महिलाओं को इतना मजबूत होना चाहिए, उसके विचार क्रांतिकारी होने चाहिए, ताकि हमें कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना करके उनसे हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने विचार क्रांतिकारी रखेंगे तो ना तो हम किसी से डरेंगे और ना हम किसी से दबेंगे। हम अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे और जन जन को जागरूक कर पाएंगे। महिलाओं को क्रांतिकारी बनाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? किस तरीके का प्रयास किया जा रहा है? हमारी संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जगह जगह स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं जूडो कराटों के। हमारी संस्था निःशुल्क जूडो कराटे महिलाओं को सिखा रही है, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाएँ। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी, छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घिनौने अपराध देश में हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से तो लगता है कि जब तक हम प्रशासन की हेल्प लेंगे तब तक सारे काम हो चुके होंगे। तो जब लड़की खुद इतनी मजबूत होगी कि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाएगी, तो इसीलिए हमारी संस्था साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट जगह जगह कैंप लगाकर लड़कियों को मजबूत बनाना चाहती है, उन्हें अपनी आत्मरक्षा करने के लिए खुद तैयार कर रही है। ऐसी सैकड़ों लड़कियों को अब तक मुजफ्फरनगर में तैयार कर चुकी है कि जो वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती हैं। यानी सबसे पहले जो मुहिम चलाई हुई है आपके द्वारा, वह लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की चलाई हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे द्वारा जो भी मुहिम चलाई गई हैं वो सारी मुहिम ऐसी हैं जो लड़कियां अपने आप में आत्मनिर्भर बने, निडर हों और आगे बढ़कर हर समस्याओं का सामना करके वो आगे बढ़ जाएं और किसी से ना डरें ना बिल्कुल किसी भी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि चौराहे पे 2 लड़के खड़े हैं, 4 लड़के खड़े हैं, मैंने कितनी बार देखा है कि लड़कियां बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने पर वो लड़कियां चौराहे पे 4 लड़कों से डरकर पीछे हट जाती हैं। तो वो सब चीज़ें उन लड़कियों के साथ होती हैं जो अपनी आत्मरक्षा खुद नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, या फिर लड़कों से डर जाती हैं, सहम जाती हैं। जब हम उन लड़कियों को उनके अंदर इतना मोटिवेशन भर देंगे कि वो लड़कियां उन लड़कों से डरने के बजाय उनके सामने सीना तान के आगे निकल जाएं, तो लड़कों की भी हिम्मत नहीं होगी वो लड़कियों को गलत नज़र से तकें। इसलिए हमारा जो कार्य है वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम समाज सेवा की बात करें तो आपका जो कोरोना काल का कार्य रहा समाज सेवा को लेकर, कोरोना काल में किस तरीके की समाज सेवा आपके द्वारा की गई है? कोरोना काल में जब पहले लॉकडाउन लगा था, शुरू का लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन को भी हमारी संस्था द्वारा बहुत सहयोग हमने किया। जगह जगह चाय नाश्ते खाने की व्यवस्था सभी को रही। हर ज़रूरतमंद को हमारी संस्था ने अपनी स्कूटियों पे खाना रख रखे, चाय दूध रख रखे, सभी ज़रूरतमंदों तक उनके घरों तक हमने राशन और खाना भिजवाया। और जब दूसरा लॉकडाउन लगा, दूसरे लॉकडाउन में हमने देखा, महसूस किया कि इतने मृतक हो रहे थे कि लोग एक दूसरे से डर रहे थे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि घर में परिवार वाले भी बहुत डर रहे थे, बहुत सहमे हुए थे। अगर किसी के घर में मृत्यु हो गई है तो उस कमरे तक में जाने के लिए भी घर वाले डरे हुए थे। तो उस समय हमने
अपने आपस में बैठ के एक मीटिंग की कि जो कोरोना से मृतक होंगे उन लोगों को उनका अंतिम संस्कार हमारी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। और वैसा हमने किया भी। हमने न्यूज़ में, मीडिया में सब जगह दे दिया कि भाई अगर कहीं किसी की भी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई कोरोना से पीड़ित का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है तो वो हमसे संपर्क करें और उनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। तो ऐसे सैकड़ों अंतिम संस्कार हम लोगों ने किए हैं जो कोरोना काल में कोरोना से मृतक हुए। डर की अगर बात करें तो कोरोना काल में जो है पूरा देश डरा हुआ था। ऐसे में आप जो है सड़कों पर उतरकर और जो कोरोना काल में मृत्यु हुई जिन लोगों की, इनका अंतिम संस्कार आपके द्वारा किया गया, क्या डर नहीं लगा? नहीं, मैं नहीं कहती कि मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता ही नहीं है। मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ। भगवान के अलावा मैं किसी भी चीज़ से और नहीं डरती। और डरने का कोई विषय ही नहीं होता, क्योंकि क्रांतिकारी लोग कभी डरते नहीं हैं। जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ते हैं। डर वाली कोई बात ही नहीं है। अगर मैं भी डर जाऊँ तो फिर क्रांतिकारी कैसी। लगभग कितने शवों का आपने अंतिम संस्कार किया है? वैसे तो कोरोना काल में सैकड़ों अंतिम संस्कार हमारे द्वारा किए गए और उसके बाद भी अभी भी हम लावारिसों का अंतिम संस्कार हमारी संस्था के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन भी हमारी हेल्प लेती है और थाने से भी हमारे पास फ़ोन आता है कि कोई लावारिस है, उसका अंतिम संस्कार आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारी संस्था के माध्यम से प्रशासन के द्वारा दी गई सूचना पर भी अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं अभी भी। कितने हिंदू शव थे इसमें और कितने मुस्लिम शव थे, या फिर आपने केवल हिंदू शव को ही अंतिम संस्कार किया? जो जिनकी हमें जानकारी थी, जिनके परिवारजन हमारे साथ थे, वो तो सब हिंदू ही थे। और जो लावारिस अंतिम संस्कार हमने किए हैं उनका हम कह नहीं सकते कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। अगर छात्रों की सुरक्षा की बात करें तो आपके द्वारा कैसे उन्हें किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से प्रेरित किया जाता है छात्रों की सुरक्षा को लेकर? जी, हम तो वैसे तो हमारी संस्था के माध्यम से जो हमारी महिला टीम बनी हुई है, हम लोग भी सभी लोग घर घर जाकर भी हम महिलाओं को जागरूक करते हैं और घर घर जाकर भी हम बहन बेटियों से बात करते हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाना है। और स्कूलों के माध्यम से भी हम लोग कैंप लगा रहे हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और जगह जगह कैंप लगाकर आगे भी हमारा यही कार्य रहेगा कि जगह जगह कैंप लगाकर हम महिलाओं को और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते रहेंगे। जनता के बीच में जाकर कैसे समस्या देखते हैं, आपकी समस्या है इसको, और किस तरीके से उसका समाधान करते हैं आप? हमारे द्वारा घर घर जाकर भी समस्याओं का, जिस तरीके से हम महिलाओं से जुड़े हैं, ज़्यादातर हम महिलाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत महिलाएं हमारे संपर्क में हैं और हम उन घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उनकी समस्याओं को समय समय पर सुनते हैं। मीटिंग के माध्यम से हम गांव गांव में मीटिंग भी करते हैं। हमारी संस्था द्वारा मीटिंग होती रहती हैं, तो उनकी समस्याओं को हम सुनते हैं। उनकी समस्याओं का फिर समाधान निकाल कर प्रशासन के सामने रखते हैं। जो समस्या उनकी होती हैं उनके साथ जाकर उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन की हेल्प भी लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है। और अगर नहीं ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे माध्यम से हो सकता है, वो अपने माध्यम से भी करते हैं। आपके बारे में सुना गया था कि आप गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं, और लगभग कितनी लड़कियों की शादी आपके द्वारा करा दी गई है? जी, हमारी संस्था वैसे तो बिल्कुल ये तो नहीं कहते कि सारी शादी हमारी संस्था जो है अपने खर्चे से कराती है। हाँ, गरीब लड़कियों की, निर्धन लड़कियों की शादियों में हमारी संस्था के माध्यम से अब तक कम से कम 70 लड़कियों की शादियों में सहयोग दिया गया है। अगर हम बात करें खर्च की, तो आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपका कार्य क्या है, कि आप कार्य क्या करते हैं? जी, यदि मैं महिलाओं को मोटिवेट करने वाली बात कहूँ कि मेरा कार्य क्या है, तो महिलाओं को जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि मैं कहीं किसी से गलत तरीके से अपना पैसा कमाकर जो है अपने घर की घर गृहस्थी नहीं चलाती हूँ। मेरा एक छोटा सा कार्य है, मैं कपड़े का काम करती हूँ और कपड़े का काम भी ऐसा करती हूँ कि झांसी की रानी पर मेरे 2 ठिये लगते हैं और दोनों ठियों पर मेरे कपड़े का काम चलता है और वही मेरी रोटी रोजी है। उसमें से मैं अपने बच्चे भी पालती हूँ और जो मेरे से बन पड़ता है समाज सेवा में भी मैं उसमें से खर्च करती हूँ। लड़कियों की शादी कराने में भी धन खर्च होता है, और जो आपने अंतिम संस्कार किए कोरोना काल में भी, उसमें भी काफ़ी खर्च आया होगा, ये कहाँ से मैनेज हुआ? जी, हमारी संस्था में बहुत सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था में बहुत लोग, काफ़ी लोग संस्था में जुड़े हुए हैं जो पदाधिकारी हैं, और हम सभी लोग मिलकर जो भी खर्च होता है, चाहे वो अंतिम संस्कार में हो, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला हो, या अन्य किसी भी कहीं भी हमें सहयोग देना हो, तो हम सब लोग मिलकर उसको सहयोग करते हैं। ये हमारे साथ सालू सैनी जी थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं का समाधान भी कराते हैं।
और इनकी तरफ से एक पहल और जो बड़ी अच्छी चलाई हुई है वो है महिला को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी तरफ से एक पहल चलाई गई है। अपने कैमरामैन नीरज के साथ मैं अनमोल कुमार, मुजफ्फरनगर।